शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, जब आएंगे तब आ जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, इतने में एक दो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पहले बहुत हिंदी आ गए होगे, प्रश्न भी इजी है तो हिंदी आ गई तो इजी क्वेश्चन है। तो बंदा पूछ रहा है विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम दोनों हो गए कंप्लीट, और विशेषण। संज्ञा के चलो मैं क्या थे बताओ, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, बढ़िया ऑप्शन दिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिए। क्रिया की विशेषता वैसे तो इजी है, लेकिन कोई नया नया ही आया है, अभी अभी पढ़ना शुरू किया, तो उसके लिए ये इजी भी नहीं है। वैध है तो इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। राम एक संज्ञा है, राम अच्छा लड़का है, वह रोज 12 घंटे पढ़ता है। तो बार बार कहे कि राम अच्छा लड़का है, राम सुबह जल्दी उठता है, राम उठने के बाद कोलगेट करता है, फिर राम मोबाइल चेक करता है, फिर राम मोबाइल में फेसबुक को, बार बार अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसा करने से। तो फिर उसके स्थान पर वह कर देंगे हम, क्योंकि वह अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, सर्वनाम। फिर इसकी जगह विशेषण, तो चलो उत्तर बताए तो नेट ने होशियार टावर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मन पता है सारा का सारा ही कर देगा। चलो आगे, सही है सबका। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्या पूछ रहा है, संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या का बोध कराए वही संख्यावाचक विशेषण है। ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, कैसा आदमी, पता नहीं कैसा आदमी, वह लड़का समझदार है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी, उसका मुंह गोल है। वैसे तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें इजी क्वेश्चन है, रीट वालों के लिए तो एक ही दम लापसी वर्गो क्वेश्चन है वो, फेयर लवली से भी स्लिम क्वेश्चन है वो। बताओ जल्दी से बताओ भी, अध्यापक को फास्ट करवाया करो, फास्ट घनश्याम सैनी, ठीक है मैं फास्ट ही करवाऊंगा थोड़ा सा। तो आप उत्तर लगा लो, फिर मैं बता देता हूं। देखिए सी उत्तर इसका सही है, क्यों, क्योंकि 40 शब्द आया है, संख्यावाचक विशेषण हो गया, समस्या खत्म, समस्या खत्म। चलो बी लगा दे, चलो फास्ट ही करवा दें, कोई बात नहीं, आ जाइए। धन शुरुआत में थोड़ा सा, क्योंकि सारे बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि एवरेज 3 या 4 हजार बच्चे आते हैं, इसलिए धन से बना विशेषण है, ये प्रश्न तो मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब। जब वो आपको फंसाएगा ना विशेषण में, तो फिर ऐसे ही फंसाएगा, और फिर तुम ऐसे फंसोगे इस चक्रव्यूह के अंदर कि अभिमन्यु की तरह फंसते ही जाओगे। वरना तो सीधा सीधा पूछ लेगा संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब उसने ये सोच लिया कि मास्टरों को फंसाऊंगा मैं, तो तब फंसाएगा। बताइए धन से बना विशेषण। अब ये क्वेश्चन के पता नहीं कितने कितने उत्तर आएंगे, देखते हैं क्या क्या उत्तर आते हैं। देखिए अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग आंसर आ रहे आएंगे, पता ही था, क्योंकि फंसाना ही उसको यही है, वो तुम्हें फंसाएगा और यही फंसाएगा। वरना सीधा सीधा पूछ लेगा कि ठीक है यार, जान दो कई साल रीट हो यार, ओढ़ दो। तो टावरों, विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषता बताए। वह आदमी धनी है, तो क्या बच्चों ये विशेषता नहीं बता रहा? धनी होना क्या विशेषता नहीं है? निर्धन होना क्या विशेषता नहीं है? निर्धन क्या विशेषता नहीं है कि वो आदमी गरीब है, विशेषता है उसकी। वह तो धनवान है, क्या ये विशेषता नहीं है? तो तुम लोगों ने उत्तर तीन बात का उत्तर क्या दिया है? तीन बात का थे उत्तर क्या दे रहा हो? एक ही, हाँ कुछ बच्चा दिए उत्तर भी, कुछ शाबाशी के लायक है, कुछ सिलेक्शन वाले हैं। सीटी आपके लागू नहीं होगा, थे क्यों चिंता करो, धर तो रीट है वो और खतर है, ठीक है। ये प्रश्न बहुतों का गलत हुआ है, मुझे पता है।
टोकरी में मीठे संतरे, ओहो, में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है? ओए होए, मीठे शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, जो मास्टर की त्रिया पढ़ा है या करके गए, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। ये पीछे हाथ रखना मास्टर की त्रिया। बताओ बताओ भी, एक और पूछते इसको। अच्छा पहले इसका उत्तर बताओ। एक नया ऑप्शन बना देता हूं मैं, अवगुणवाचक, ठीक है। और इधर एक प्रश्न और पूछता हूं। मोहन, कोई बुरा ना मान जी, मोहन बुरा लड़का है। मोहन बुरा लड़का है। यहां बुरा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि अवगुणवाचक है कि गुणवाचक है? लिख के बताओ मुझे, दोनों के उत्तर बताओ पहले तो। जैसे मान लो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया, अब जो नए नए पढ़ा है ना, जिसने विशेषण लाइफ में पहली बार पढ़ा है, देखते वो इसका क्या उत्तर देगा। इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि मोहन बुरा लड़का है। यहां बुरा कौन सा विशेषण है? परिमाण है, संख्या है, या अवगुण है, या गुणवाचक है? इसका उत्तर बताओ मुझे। इतने में सारे जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग तो खुलना चाहिए। ऐसा प्रश्न आया है और वाह, मैं जो सोच रही हूं नहीं, वह अध्यापक मिल गया है मन। देखू मैं के नाम है, नाम भी तो देखा, स्नेह यादव जी। जहां तक मैं सोच रहा था वैसे भी आ गए हैं। अरे थे, या तो आपने पढ़ा नहीं, या तुम लोग सिर्फ तुक्के मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तुम एक बात बताओ, अब नहीं एक को नहीं है, सने यादव तुम चिंता करने की जरूरत को नहीं, तेरा सारो लगान खातर और भी आ रहे हैं, रचना शर्मा जी आ रहे हैं सारो लगाने तेरो, और भी देखा और भी कई मास्टर सारो लगाना आ रहे हैं तेरे। ए देखो ते कपिल भी तेरो सारो लगाना आ रहे हैं। गांव में पहले क्या तो छान सकता, जब बिना सोचे समझे आगे सारो लगाता भी नहीं, तो भाई बात है सारो लगाना और भी आ गया। अरे टाबरो, अवगुणवाचक कोई विशेषण है कि नेड़ने थे अध्यापक को, अवगुणवाचक कोई विशेषण ही को नहीं है, सिर्फ गुणवाचक है। अब आदमी क्या सोचा है कि बुरो है जब वो अवगुण है। अरे तन्ने के बेरो अवगुण है, वो गुण ही है भाई। कोई आदमी चालू है, चालू होना भी गुण है, हर की नहीं बस की बात को नहीं है चालू होना। लोग अगला इसे से आदमी 5 लाख रुपया मांगे, दे रहा को निर्बीकनु, चालू आदमी से 2 लाख उधारा और लिया भाई, तो वो कोई अवगुण को नहीं। बिन जाके पूछो गुण ही है। कोई बुरो है तो वो गुण ही है, वो अवगुण को नहीं है, वो गुण ही है। अब ये कला है, तो मास्टरों कर रहा क्यों थे? ये क्या काम चल रहा था? अवगुणवाचक गुण सो विशेषण भाई जी, चोरी कर रहे हैं तो क्या वो अवगुण है? अवगुण को नहीं, वो गुण है। चोरी करना भी एक कला है, हर की के बस की बात थोड़ी है चोरी करना। तो गुणवाचक ही है वो, और मीठे संतरे तो ही हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर धर्म का अधिकार? वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये, तो किसी का गलत नहीं होगा, पता चल जाता है। तभी तो पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन आप कर पाओगे, कौन सा आप नहीं कर पाओगे। देखिए ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि ये हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, तो आप लगा लेना इसका जो भी सही जो कर रहा है गलत। चलो ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के वैसे मौलिक अधिकार मैं करवा चुका हूं पहले, वो वीडियो देख लेते, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि रीट में मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आएगा। अनुच्छेद 17, 18, 23, 24, और उसमें मैंने ट्रिक भी बता रखा था कि इसको ऐसे करना है। बताओ, आप लगाओ उत्तर, फिर मैं बताता हूं। अस्पृश्यता का अंत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस वीडियो में कई बार बोला है कि रटा लगा लो, रटा लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 17, फिर मैंने 18 तो उपाधियों वाला है। 24 को मैंने कहा था कि 24 14 वाला है, 22 अनुच्छेद 24 वाला है। ऐसे ट्रिक भी बना रखे थे 2-3। 24 14 वाला है, 24 14 वाला है। 14 साल के बच्चे को किसी जोखिम वाला कार्य, कारखाने वगैरह, तो ये अरे 23 क्यों बोल रहे थे, क्यों कौन पढ़े हो? आपको एक टॉपिक देता हूं मैं, वो एक टॉपिक आप याद नहीं कर पाते हो,
आगे सेकंड ग्रेड की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है। अपने आप को पढ़ाई की ऐसी लत लगाओ कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वहाँ तक आपकी लत छूटे ही नहीं। इसको ऐसी आदत बना लो पढ़ना, मतलब जैसे आदमी भगवान की भक्ति शुरू कर देता है, जिस दिन वो पूजा पाठ नहीं करता उसके मन में शांति सी आ जाती है, उसे लगता है कि भगवान दुखी हो गए। वैसी बात नहीं, आदमी जब आदत डाल लेता है किसी चीज़ की तो उसे लगता है कि यार आज क्या नहीं किया मैंने। जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह 5 बजे उठ के घूमना शुरू कर दे तो उसे फिर वो लत लग जाती है, फिर 5 बजे नहीं उठता तो उसका पूरा दिन दिमाग खराब रहता है। वैसे ही पढ़ाई भी एक आदत है, लत बन जाती है ये। जिस दिन आपकी पढ़ाई आदत बन जाएगी ना, उस दिन जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे किसी शादी विवाह किसी प्रोग्राम की वजह से, आपको लगेगा कि यार आज मैंने क्या नहीं किया। तो इस प्रकार की आदत बनाओ कि आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तुम्हारे कहीं ना कहीं 3 बड़ी भर्तियों में कहीं ना कहीं तुम मास्टर बन ही जाओ। चलिए, तो अनुच्छेद 24 है ये। आप मौलिक अधिकार एक बार देख तो लेते आप। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को करपान रखने का अधिकार? ये कई बार एग्जाम में आया, कोई एक बार नहीं आया है, कई बार आए, और इसको स्पेशल बताया था मैंने जब पढ़ाया था। तो अनुच्छेद 24 यानी सिखों को करपान रखने आप नहीं रख सकते थे, तलवार ले गए नहीं, जबकि सिखों को करपान रखने का अधिकार है अनुच्छेद 24, 25, 26 या 27। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? उस समय भी मैंने बताया था, इसको स्पेशल बताइए। हाँ जी, अरे मैं पेपर एवरेज एक तरीके को लेके आ रहा हूं ताकि आपकी रुचि पैदा हो जाए। भाई अब मैं सारे सब्जेक्टों में लेके आता हूँ, दो तीन क्वेश्चन ही ले पाता हूँ। आप कहते हो साइकोलॉजी, तो भी 2-3 ही साइकोलॉजी के ले पाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपको एक टाइम टेबल दिया है कि उस टाइम टेबल के अनुसार आप अध्ययन करके शाम को टेस्ट देने आ जाओ, बस इतना ही उद्देश्य है मेरा। ना कि ये उद्देश्य है कि पेपर का लेवल कैसा बनाऊं क्या बनाऊं, बस आपकी रुचि हो जाए कि मैंने पढ़ा उसमें से मुझे आ रहा है, कल मुझे फिर और अच्छी तैयारी करनी है, कल जो टॉपिक दिए उसकी और अच्छी तैयारी करनी है। बस ये उद्देश्य है मेरा, ना कि इन क्वेश्चनों से कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बस आपकी रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल दे दिया कि उसके अनुसार आप पढ़ सको। क्योंकि पिछले कोरोना महामारी की वजह से 2-3 महीने तुमने हो सकता है किताब न खोली हो। अरे आर्टिकल 25 है, के करो थे ये, के करो क्या ना खोला गए गो, 25 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार होता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, 2 बार आ गया ये, इसीलिए मैंने पूछ लिया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 71, 76, 79 या 81? क्वेश्चन तो ठीक है, इसका जवाब देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन लाखों बच्चों से आपको आगे कर देते हैं। हाँ, आर्टिकल 25 है करपान का। उपनिरीक्षक का टेस्ट सीरीज रीट के बाद में शुरू करूंगा। अरे देखो, इसका भी जवाब आ रहा है, अच्छा भले जवाब आ रहे हैं। मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कुछ, जिनसे कुछ भी पूछ लो, भले साइकोलॉजी का कितना ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लो, तो इतने खतरनाक तैयारी कर रखी है कुछ नहीं। जल्दी पढ़ाओ, मेरा डाटा खत्म हो गया, मतलब तेरे डाटा है चक्रा, मैं जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। चलो कम कर ले बेटो साइज। 1976। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया। बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, बहुत अच्छी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब ये क्वेश्चन जो करेगा उसका अच्छी तैयारी है, मैं बेस्ट तैयारी मानता हूं। एक लेवल का क्वेश्चन है ये, लग तो रहा है वन लाइनर एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो रीट के लिए अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर मैं देखना भी चाहूंगा कि कौन सही दे पाता है। छोटा नागपुर का पठार, क्वेश्चन नंबर 9। नौवे का द प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बोल, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन जो सही कर रहा है वो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। इंडिया ज्योग्राफी की मैं अच्छी तैयारी मानता हूं। मेरे वीडियो पढ़े यार, तुम लोग वही देख लो, छोड़ो यार और स्पीड बढ़ा के एक बार उनको ही देख लो। जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा। ज्यादा माथापच्ची करते ही क्यों हो, फिर नहीं पढ़ पा रहे हो तो। हाँ देखिए, धूपगढ़ ये सतपुड़ा में है, 1350। सब बताइए, पंचमंडी सतपुड़ा की है, पार्श्वनाथ 1366 है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। तो ये कौन सी हो जाएगी? जिसने इस क्वेश्चन को सही किया है समझ लो उसने अच्छा अध्ययन कर रखा है, बहुत बढ़िया अध्ययन कर रहा है। बहुत सारों के उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी, क्योंकि मैं ज्यादा टॉपिक तो दे ही नहीं रहा हूं।
भाई आपको टॉपिक भी देखो किस हिसाब से बांटे हैं मैंने, लेवल देखिए। हाँ रीड पर कौन ही पढ़े गुरुदेव, हाँ रीड पर के लिखे। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित कौन सा है? अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और तुम लोग अगर ऐसे क्वेश्चन भी गलत करते हो तो जानबूझकर किसी लाखों स्टूडेंटों से अपने आप को पीछे करना है। यह क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी, एक स्टूडेंट का भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो बताइए दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरे रीड लेवल फेस्ट को मैं ले कौन सकूं बना, क्या कौन ले सकूं? क्या उसमें जो मैथ वगैरह आती है वो मेरे को नहीं आती। ये चीजें तो जीके है, हिंदी मेरे को आती, शिक्षण विधियां भी लगा दी ना, को साइकोलॉजी भी पढ़ेड़ी है, तो इन बजों हम तो कर लिया, लेकिन बजट में मैथ रीजनिंग में क्या सोल्व कराऊं, इन बजों में कौन ले सकूं? अतिशाई सारो कहते मेरे तो समस्या हट जा। देखो डावरो कोई दूसरे टीचरों, अनाई मोदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मत यह याद रखिए करो, लगभग 26 96 97 कर लो 96। डोडा बेटा दो दादा बेटा कर दो दो यानी दूसरी ऊंची चोटी है ये दक्षिणी भारत की 26 37 मीटर। अनाई मुंदी दादा बेटा याद रख ले, कोई जरूरी थोड़ी है दो बेटा। दो यानी दूसरी ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की, जबकि पहली कौन सी है? ए वाली अनाई मुंडी। यह क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव, श्रीलंका या सियाचिन? वहां पर हमारे फौजी भाइयों की भी ड्यूटी लगती है, अब तो कर दो, अब तो कर दो। डोडा बेटा नीलगिरी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा रखे हैं, वीडियो जाके देख लो इंडिया ज्योग्राफी वाले, वो देख लिया करो यार, वो बहुत है भाई, इतना टाइम नहीं बता सर। सीट और आ गई, सीट भी लागू होगी, छोटी भर्तियों के लिए लागू हो जाएगी, कल इस पर एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा मैं। सर आज चिकना लाग रहे हो, थैंक यू। सियाचिन निम्न से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? यह भी उत्तर हर कोई कर देगा, चोमोलुंगमा, बियाफा, बाल्टोरा, सियाचिन। ये क्वेश्चन भी हर स्टूडेंट कर देगा, एवरेज क्वेश्चन है, फिर भी कई आत्माएं गलत करेगी इसको भी। एसआई के संबंधित कुछ पूछना है तो 8 से 9 वाले में पूछ लिया करिए, ये रीट का है। आपकी क्लास का टाइम क्या है? ए पलक थोड़ी पलक खोल के देख, 9:30 बजे इवेंट लगाई दो। तो सियाचिन है, बड़ा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, लद्दाख क्षेत्र के अंदर आता है। निम्न से कौन से आयोग ने आईबीआई के गठन की सिफारिश की थी? आरपीआई, ठीक है, आईबी रेड्डी, हिल्टन यंग, रंगराजन, जे रेड्डी। क्वेश्चन बड़ो टफ डालती है, कर दो आगे है, कर दोगे आगे, ऑपरेशन कर सकोगे? बताओ दानी, कोई न कोई कॉमर्स को स्टूडेंट तो है, कॉमर्स वाला ने भी शामिल कर रखा है रेट में। हाँ अरे ओम प्रकाश ज्ञान देना आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, जितने अच्छे डायलॉग मारते हो उतने अच्छे पढ़ा भी लिया करे। तो ये बावड़ी बूच कौन सा डायलॉग मारती हो मैं, के बताया जी तेन डायलॉग ने मार रहे ब्लॉग मार जिंदा पकड़िए मारूं दो मास्टर आदमी शर्म कर क्या डायलॉग मारती है, कौन सा डायलॉग मारती हो? जब मैं प्रश्न पढ़ने के बाद में आपके उत्तर का वेट करता हूं तो बीच में कुछ बोलने लग जाता हूं, वो भी नॉलेज मैं डायलॉग कौन सा मार दियो, शर्म करो मास्टर जी थोड़ी बहुत। मन मास्टर जी ला गया कौन थे, बीएड के थे 10वीं को नहीं लगी। ये ऑनलाइन में बातें कम होती है, डायलॉग बाजी मुना कभी ऑफलाइन में आगे देखी क्या है बट थोड़ी बहुत वह ऑनलाइन में होती नहीं है डायलॉग बाजी। किंग साइड डायलॉग बाजी करा के करा जी बता शुरू, कोई बात एक्स्ट्रा बच्चा पूछ लेता है तो वो बात ही बतानी पड़ती है, वो मेरो काम है। मैं कोई पूछेगा सीईटी क्या है तो मन ही बताना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी लाऊंगा ओ सीईटी को प्रश्न आई तो आगे सीईटी के बारे में बताई, फिर एक दूसरा होगा गुरुजी का एसआई के बारे में थोड़ी सी बताइए, मैन की है हिंदी एक तो चालते हैं वो भी बताना पड़े यार, फिर आ थोड़ी को एसआई थे गुरुजी थे आओ एसआई के बारे में तो मन ही बताना पड़ेगा। हाँ अरे इसे हम ब्लॉग मार देगा बिना मतलब और इसका जवाब भी दिया है। तो मुनाजत अध्यापक अगर तुम हो
तो कोई पर्सन का अगर जवाब देता है तो एक अध्यापक होने के नाते उसको शाबाशी भी देनी पड़ती है, उसको लेवल भी बताना पड़ता है कि थे भी तो करोगा आ चीज, वाह शाबाश बहुत बढ़िया, तो ये चीजें करनी पड़ती है बेटा। एक अध्यापक होने के नाते तुम जब बनोगे, अभी बने नहीं हो, बने होते तो ऐसा कमेंट ही नहीं करते, तुम बने नहीं हो, बनते तो ऐसा बोलते ही नहीं, क्योंकि कोई अब हिल्टन यंग ये जो जवाब दिया है बच्चों ने, ऐसे ही है क्या? ये लेवल का क्वेश्चन है, औकात का पता चलता है इस क्वेश्चन से। तो इससे लगता है कि अब मैं सही कहूंगा कि जिसने पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को, जिसने किया है वो इंटेलिजेंट है, सिलेक्शन के योग्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब का है। तो प्रश्न भी देखना पड़ता है, उसमें शाबाशी भी देनी पड़ती है। एक अध्यापक होने के नाते आप भी ये काम करना ताकि थोड़ा बहुत बच्चा राजी हुए। मुना उस पुस्तक में जब हम देखते थे ना वेरी गुड, तो भाई जी फूला कौन समाता, जबकि हो के पेज के ऊपर वेरी गुड देखता, पूरी क्लास में चेक करता कि वेरी वेरी गुड किन किन मिले, वो भी जमाना था। क्यों? क्योंकि अध्यापक होने के नाते ये चीजें जरूरी होती है। चल, भारतीय रिजर्व बैंक है, क्योंकि ओ किया कि सुनी है बोल बहुत बातें करे, अरे तो देख तो शुरू क्या बातें करो, पिछलो मैटर तो उठाई दे, किसी बातें करेड़ी है, हाँ बातें करे और सुन ली भी कमेंट करने लग गयो बावड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? अब प्रश्न पाछो डाल दियो, काला रोई प्रश्न है, देखा आज तो गलत ना कर दियो, 30 35 40 42, आज गलत ना कर दियो, आज कोई सूरत में ही गलत ना कर दी। रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक आरबीआई, अब सारा नहीं पता है आरबीआई, वो प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए। कौन नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि कल मैंने बताई थी कि ये 2-3 चीजें तो रटनी है। क्यों? इकोनॉमिक्स में थोड़ी हालत खराब है, पता है मुझे। जनवरी 1938 को आरबीआई के द्वारा प्रथम नोट जारी किया गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इतनी लंबी राम कहानी लिखी, कॉपी पेस्ट मारी, उत्तर बता दे। हाँ, फालतू बात मुना, फालतू बात करता तो 15 लाख सब्सक्राइबर, फालतू बातों को नहीं अड़ा, लोगों की सुनी सुनाई बातें नहीं करते। लोगों को क्या है कि आदत होती है कुछ ना कुछ कमियां निकालने की। वीडियो देखो, पहले के वीडियो तो कितने डाला, कितना मैटर डाला हुआ है चेक करो। हिंदी मैंने डाल रखी है पूरी, इंडिया ज्योग्राफी मैंने डाल रखी, राजस्थान ज्योग्राफी मैंने डाल रखी, हिस्ट्री मैंने डाल रखी, वर्ल्ड ज्योग्राफी महाद्वीप मैंने डाल, थोड़ किसी के बाप की औकात नहीं, पूरे भारत के 3 या 4 टीचरों ने ज्योग्राफी के थोड़ डाल रखे, मैंने भी डाल रखे, एक बार जाके देख ले बस। हाँ, बातें कौन करेडी, बातें करें मुना कोई को नहीं, बातें करें तो मैं कॉमेडियन आन लिया हूँ, बांगाजिया का लाइव राजस्थान में जो 3-4 हजार लाइव आते हैं ना वर्तमान में, बात सुन को नहीं है, मास्टर यान बंधु कौन बनाए जा सके, सबको बनाया जा सकता है, लेकिन ये सबसे बुद्धिजीवी कास्ट है। जो अब 35 बच्चे हैं ना 4000, ये बुद्धिजीवी वर्ग है। राजस्थान में वर्तमान में देख ले कितने लोगों के 3-4 हजार लाइव चल रहे हैं, तो खुद चेक कर ले, ये बुद्धिजीवी वर्ग है। पुलिस सारा वार नहीं तो भी देखा जानी, ये डायलॉग सुनना रहे, डायलॉग सुनने को नहीं रहा, एग्जाम है 2 महीना बाद में, खुद ही समझो गुना, देख ले उत्तर बता, उत्तर बता, हमें बड़ी खुशी होगी। अर्जुन मेरी बात मत काटो, मेरा तीर काटो, मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ जी, ये क्वेश्चन जिसने किया है भाई जी पोबारा 25 सेविंग, तो इकोनॉमिक्स वाले के लिए तो नॉर्मल हो सकता है ये, लेकिन बाकी के अगर कोई आर्ट और ऐसा स्टूडेंट अगर इन क्वेश्चन ने करियो है, तो वो तो मैं मान के चालू कि वो टाबरियो तो इतो इंटेलिजेंट है कि बिंगो सिलेक्शन तो कोई रोकेगा ही को नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कन्फर्म है उसका। चलो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कल वाला ही क्वेश्चन डाल दिया, फिर कल वाला ही डाल दिया, बताओ। डिसलाइक आ रहा है नहीं हो कोई बनाई, ओके कोई और को सुनी यार, बात कम। अब मैं उत्तर का वेट कर रहा हूं तो बीच में कुछ ना कुछ बोलो, चुप थोड़ी खड़े हो जाऊं, और बोलने का ही रिपिया है मुना। हाँ, अध्यापक नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन, तुम बताओ। हाँ, नहीं तो घरगान पूछता नहीं, मैं कभी बोलूंगी, रिश्तेदार जाई पूछ बा का नार वो क्या बात ही कौन करेगा, मंडी बात को नहीं, आदत ही नहीं है, क्लास में तो बोलने का ही रिपिया है, बोलना काम चालो। 1900 राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कितना नंबर है? 16 नंबर, 1949। ये इजी क्वेश्चन है, इजी। हाँ, अब अच्छे क्वेश्चन आए जिनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। करिए विचार। पृथ्वी पर दिन रात बनने का कारण है, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछेगा वो, और ये मैंने वीडियो डाल रखा है, तुमसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख लो। एक पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति का एक वीडियो है जिसमें सोचा विचारी ने एकदम कंसेप्ट क्लियर किया गया।
अगर तुम वो वीडियो देख लोगे तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं। अब पहले तो इसका उत्तर बताओ, फिर मैं इस पर चर्चा करता हूं थोड़ी सी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको दो तरीके से पूछा जाएगा, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, घूर्णन एवं परिक्रमण गति, और इनमें से कोई नहीं। दिन रात, ध्यान रहे, दिन रात बनना पूछ रहा है, दिन रात, दिन रात। अब देखो इसी क्वेश्चन को वो कन्वर्ट अगर कर देगा कि दिन रात छोटे बड़े किस वजह से बनते, दोनों के उत्तर तुरंत बदल जाएगा। एक ही रट्टा फिक्सिंग मत रख लेना। एक तो दिन रात किस वजह से बनते हैं, एक दिन रात छोटे बड़े, एक तो दिन रात बनना है, एक दिन रात छोटा बड़ा भी है। दिन रात छोटा बड़ा क्या, जी हां, गर्मी में दिन बड़ा हुआ, आपने सर्दी में छोटा हुआ, दोनों के अलग अलग उत्तर है। इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लेना। अब अपने पास ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है, ठीक है। ये पृथ्वी का सामने वाला भाग है, और पृथ्वी ऐसे घूमी, इन्हें दिन हो गया, इन्हें रात होगी, घूमियो, इनके बोले, इन बोले घूर्णन गति, इन बजो ही दिन रात बने। लेकिन अब देखो पृथ्वी 23.5 झुकी हुए, यहां दिन बड़े हैं, ऐसे घूम के आई, इसे क्या बोलते हैं, अब यहां दिन बड़े हो गए, इसे क्या बोलते हैं। अब यही कंफ्यूज है कि इसे क्या बोलते हैं। एक तो होता है परिक्रमण गति और एक होता है परिभ्रमण गति, यानी परिभ्रमण या घूर्णन एक ही बात है, यहां परिभ्रमण भी ऑप्शन। एक तो अपने और घूमना, यानी पृथ्वी आप जहां थे खड़े हो गए चक्कर मारना, एक तो वो, और एक थे जहां चक्कर मार गया वो, यानी एक तो सीधा घूमना और एक पृथ्वी के चारों ओर घूमना, दोनों में अंतर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। परिक्रमण कौन सी होती है, पृथ्वी के चारों ओर घूमना परिक्रमण है या अपने चारों ओर घूमना परिक्रमण है, यह भी कंसेप्ट समझ लेना। इसको मैंने कैसे याद रखा, तुम भी वैसे ही याद रखो। कैसे, जैसे सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी, इसे क्या बोला जाता है, सीधा कंसेप्ट याद रखो। सूर्य क्या है, सूर्य तो भगवान है, मान लो सूर्य भगवान का कोई मंदिर बना हुआ है और उसमें आप गए और थे जागे माथो मुथो टेके और फिर थे सूर्य भगवान के चारों ओर के करीब परिक्रमा। क्यों, क्योंकि मंदिर के चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं, बोले एक फेरी, फेरी जगन बोला, और उसी परिक्रमा से बना हुआ शब्द है परिक्रमण। यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी लगाती है उसे परिक्रमण बोला जाता है, परिभ्रमण नहीं है, क्योंकि परिक्रमा का परिवर्तित रूप ही परिक्रमण है। तो दिन रात छोटे बड़े तो परिक्रमण की वजह से, जबकि दिन रात छोटे बड़े परिक्रमण, जबकि दिन रात किस वजह से बनते हैं, परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति की वजह से। दोनों क्वेश्चनों को समझ लेना कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है गुरुजी, समझ लेना। पृथ्वी व सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है, इस क्वेश्चन का मैं आज कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, लेकिन पहले आप इसका उत्तर बताइए। एक ऑप्शन और भी डाल देता हूं, 18 नंबर है, 3 जनवरी, 500 ऑप्शन। इस प्रश्न को समझना है, मैं आपको समझाऊंगा, इसको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। बताओ पहले इसका उत्तर बताओ, फिर इस पर समझते, क्योंकि बहुत सौ का दिमाग भी खुलता है यहां। ये हो सकता है आपने ये नहीं पढ़ा होगा, इसलिए बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अब की बारी जोड़े, आपके रीट में पहले नहीं थे। 3 जून कर रहा क्यों, अधिकतम पूछ रहा है। अब आता हूं, ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अब समझो, अब इस प्रश्न में तो उसने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया है, अच्छी भाषा का प्रयोग किया है, और जबकि इसको टफ बनाएगा ना तब ऐसे नहीं पूछेगा। कभी आप रीट की तैयारी कर रहे हो, समझो इसको कैसे पूछेगा। दो चीजें होती है, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। कभी नहीं कहेगा सूर्य के नजदीक कब आती है, दूर कब जाती है, ये तो आड़ू भाषा है, बकवास भाषा है। ऐसे पूछेगा अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है, सीधा सीधा पूछेगा। क्यों इतनी लंबी लाइन क्यों लिखे भाई, टाइपिंग में समस्या कौन है। उपसौर और अपसौर पूछेगा। अब समझो कि उपसौर अपसौर क्या होता है। जैसे ये है आपका सूर्य भगवान, सौर का मतलब सूर्य, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कौन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। अब मान लो कि किसी दिन पृथ्वी यहां है,
3 महीने बाद पृथ्वी यहां, ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष में लगाएगी, गोलाई में नहीं लगाएगी। 3 महीने बाद पृथ्वी यहां है और 3 महीने बाद पृथ्वी यहां है। अब तुम खुद देखो, ये देखो कितनी दूरी है, सर तो दूरी बहुत ज्यादा, और यहां देखो कितनी नजदीक आ गई, ये देखो कितनी दूरी है, और यहां देखो कितनी नजदीक आ गई, ये एक एवरेज दूरी है। अब ये तो सुना होगा कि पृथ्वी सूर्य के 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये तो एवरेज है, लेकिन उपसौर अपसौर होती है, यानी कभी दूर जाती है कभी नजदीक आती है। अब इसी कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं कि उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, यानी सिर्फ उपसर्ग है। तुमने अगर माथा पच्ची मत करो इसमें, अप क्या है, अपसौर, सौर का मतलब सूर्य, सूर्य से दूर होना। अप का अर्थ क्या होता है, अप का अर्थ, अप एक उपसर्ग है, और अप उपसर्ग जहां लगेगा वहां पर वो दूरियां बढ़ा देता है। जैसे शब्द है मान, और मान का आगे थे उपसर्ग लगा दियो अप, तो बताओ मान बढ़्यो कि घट्यो, बोलो गुरुजी तो मान चोखो बोलो बढ़ गयो, यानी मान से अपमान बना, दूरी बन गई मान से। अप एक उपसर्ग है जो दूरी के लिए आता है, यानी जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूरी पे हो उसे अपसौर कहा जाता है। यही बात बंदा यहां पूछ रहा है, जो स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को। उपसौर, उप एक उपसर्ग है, सरपंच के सौ नजदीक कुण हुआ है, गुरुजी सरपंच के नजदीक उप सरपंच हुआ है, यानी उप उपसर्ग किस लिए आता है, नजदीक के लिए। इंस्पेक्टर के सौ नजदीक कुण हुआ है, उप निरीक्षक हुआ है, निरीक्षक थानेदार, उप निरीक्षक थानेदार के जस्ट। प्रधानमंत्री के नजदीक उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सौ नजदीक उप राष्ट्रपति, उप उपसर्ग आता है नजदीक के लिए। तो जब पृथ्वी नजदीक हो तो उसे बोला जाता है उपसौर, जिसमें कहते हैं 3 जनवरी। यानी जब पृथ्वी अधिकतम दूर जाती है तो 15.20 करोड़ किलोमीटर दूर चली जाती है, जब नजदीक आती है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर एवरेज दूरी है। अब बहुत सारे बच्चों का एक कंसेप्ट जो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी को आती है, यही बात है, उपसौर 3 जनवरी। अब गड़बड़ होगी, अब कहीं कहेगा गुरुजी 3 जनवरी सब नजदीक आ, अपने सर्दी के ऊपर गर्मी पड़नी चाहिए। बिल्कुल आई काम की बात है मास्टरों, क्योंकि ये जो स्थिति बनती है उपसौर और अपसर्गी, ये दक्षिणी ध्रुव पे बनती है, उत्तरी ध्रुव पे नहीं बनती है। अगर ये उत्तरी ध्रुव पे बनी होती ना तो अपने सबसे नजदीक जो आती वो सर्दी के अंदर आती, और दूर जो है वो गर्मी के अंदर। यानी ये जो बन रही है स्थिति, ये दक्षिणी ध्रुव पे बनती है, ना कि उत्तरी ध्रुव। इस वजह से ये उल्टा है। जब कई गड़बड़ करिया कि पृथ्वी सबसे दूर कब होती है, जब टाबर करिया हुआ 3 जनवरी, जान 3 जनवरी दूर हुआ जो अपना सर्दी पड़ा, अरे मुनाइया कोनी। क्योंकि ज्योग्राफी के कंसेप्ट बड़े शानदार है, अगर थोड़े से कंसेप्ट अच्छे से समझे जाए तो इस चीज को ध्यान रखना। ये अभी नए जो टॉपिक जोड़ा गया वहां से ये क्वेश्चन उठा है। चलो ठीक है, यह किसका कथन है कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी वैसे तो नया टॉपिक जोड़ा इसलिए बता दिया, ये न्यूटन, गैलीलियो, आर्यभट्ट या कोपरनिकस। वैसे तो इजी है, मुझे पता है आप इसका जवाब दे देंगे, लेकिन फिर भी बताइए इसका जवाब। हाँ जो कुण के मास्टर अभी तू क्या करे के बात, कोई पुलिस वाला भटक तो आगे हो गए। अरे कोपरनिकस से 19वां, वैसे तो इजी भी है, हो सकता है ऐसा सिद्धांत न भी पूछे, क्योंकि हो सकता है रीट में ऐसे क्वेश्चन तो क्या पूछेगा। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों पर दिन व रात बराबर होते हैं। अब देखो, एक बार ऐसे भी पूछा था कि पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन है जब दिन और रात बराबर हो, पृथ्वी नजदीक कब आती है, दूर कब जाती है, दिन बड़े कब होते हैं, छोटे कब होते हैं। पूरा का पूरा एक वीडियो है, तुम बस उस 15 या 20 मिनट का वो एक वीडियो देख लो, तुम्हारे सारे ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसका भी उत्तर बताओ, मैंने उसको बड़े तरीके से समझाया हुआ है, इसका भी उत्तर बताओ। 20वें का, 20वें में अब कोई की बोले यार थे यहाँ गलत किया करो उत्तरा नहीं है, ये किया हो सके, इतना गलत किया कर सके टावर। देखो कितना बढ़िया तरीके से बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है,
ये 3 रेखाएं हैं। सबसे पहले यहाँ मार्च 21 मार्च, फिर 3 महीने बाद ऊपर 21 21 23 22, तो 21 और 23, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये पूरा आधे घंटे का वीडियो है, तुम एक बार देख लो उस वीडियो को, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी तो बहुत ईजी है, ये कंसेप्ट तो बहुत प्यारे कंसेप्ट है।